कभी कभी इतिहास में ऐसे कानून बनते हैं जो उम्मीदों का एक पूरा आसमान लेकर आते हैं, लेकिन साथ में गहरी निराशा भी दे जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 1919 के भारत सरकार अधिनियम की। ये वो कहानी है एक ऐसे वादे की जो कह सकते हैं कि आधा ही पूरा हुआ। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। सब कुछ बस इसी एक लाइन से शुरू हुआ था। सोचिए, 1917 का दौर और ब्रिटिश सरकार ये वादा कर रही है कि भारत को एक जिम्मेदार सरकार मिलेगी। पूरे देश में एक उम्मीद की लहर सी दौड़ गई। लगा कि सालों का संघर्ष अब शायद रंग ला रहा है। यही वो नींव थी जिस पर 1919 का पूरा कानून खड़ा किया गया। अब ये वादा आया क्यों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे पहले विश्व युद्ध के समय में जाना होगा। देखिए, अंग्रेज जंग जीत तो गए थे, पर उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्हें भारतीय सैनिकों और संसाधनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इसी जरूरत के चलते उन्होंने भारतीयों को शांत रखने के लिए स्वशासन का एक वादा कर दिया। तो देखिए ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। युद्ध खत्म हुआ, फिर मॉन्टेगू का वो बड़ा वादा आया, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार हुई और झट से 1919 में ये कानून भी आ गया। उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था मानो हर एक कदम हमें आज़ादी की ओर करीब ले जा रहा है। तो अंग्रेजों ने किया क्या? उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं कि अजीब सा सिस्टम बनाया। नाम था द्वैध शासन या डाया की, और यही इस कानून का सबसे जरूरी और सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा भी था। तो ये डायरकी है क्या भला? जरा सोचिए, एक ऐसी गाड़ी जिसके 2 ड्राइवर हों और दोनों का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हो, गाड़ी चलेगी कैसे? बस यही था द्वैध शासन। एक ऐसी सरकार जहां पावर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। और ये बंटवारा कितनी चालाकी से किया गया था वो यहां साफ दिखता है। भारतीयों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभाग तो दे दिए गए, लेकिन पैसा, पुलिस और कानून व्यवस्था यानी असली ताकत वो अंग्रेज गवर्नर ने अपने ही पास रखी। मतलब गाड़ी की चाबी तो दी, पर ब्रेक और एक्सेलरेटर अपने हाथ में रखा। केंद्र के लेवल पर भी कुछ बदलाव हुए। भारत में पहली बार सीधे चुनाव हुए और 2 सदनों वाली एक लेजिस्लेचर बनी। सुनने में तो ये बहुत बड़ा सुधार लगता है ना? पर यहां भी एक पेंच था। वोट देने का हक सिर्फ कुछ गिने चुने अमीर लोगों को ही मिला। आम आदमी की आवाज वो बाहर ही रह गई। और फिर आया इसका सबसे विवादास्पद पहलू, अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग चुनाव। ये अंग्रेजों की बांटों और राज करों वाली नीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। इसने भारतीय समाज में जो दरारें थीं उन्हें और भी गहरा कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब था क्या? क्या ये वाकई स्वशासन की तरफ एक कदम था, या फिर भारतीयों को सत्ता का सिर्फ एक छलावा देने की कोशिश थी? चलिए देखते हैं कि हकीकत क्या निकली। तो वो जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उनका हुआ क्या? असलियत ये थी कि ये कानून ज्यादातर भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी निराशा साबित हुआ। उम्मीदों और हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई थी। इसकी इतनी आलोचना क्यों हुई? क्योंकि वो जो 2 ड्राइवर वाली सरकार थी वो पूरी तरह फेल हो गई। असली पावर तो गवर्नर के ही हाथ में थी। ज्यादातर भारतीय वोट दे नहीं सकते थे और अलग चुनावों ने सिर्फ समाज को बांटने का काम किया। संक्षेप में ये एक ऐसा सिस्टम था जो दिखने में कुछ और था, पर असल में कुछ और ही था। ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ गवर्नर जनरल की बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ आम वोटर की ना के बराबर ताकत। साफ है कि यह सिस्टम भारतीयों को सत्ता देने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज को और मजबूत बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अपनी तमाम नाकामियों के बावजूद इस कानून का इतिहास में एक अलग ही महत्व है। इसे सिर्फ एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के संकेत के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। तो इस आधे अधूरे कानून का असर क्या हुआ? एक तो इसने भारतीयों को सरकार चलाने का पहला अनुभव दिया। दूसरा, इसकी कमियों ने लोगों में इतना गुस्सा भर दिया कि असहयोग आंदोलन जैसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलन खड़े हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि इसी कानून की गलतियों से सीखकर आगे चलकर 1935 का बेहतर कानून बनाया गया। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या यह कानून वाकई एक सुधार की कोशिश थी जिसमें कुछ कमियां रह गईं, या फिर यह आज़ादी की लड़ाई को धीमा करने की एक सोची समझी चाल थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार अपने अपने तरीके से देते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।